बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, एक अच्छी सेहत इंसान को तवाना रखती है और इसके लिए, इस अच्छी सेहत के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। योगा के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, हम हेल्थ के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और मार्शल आर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नाम दिया, बड़ा मुकाम दिया, बड़ी हैसियत दी, बड़ी अहमियत दी, बड़ी चाहत करने वाले, बड़े प्यारे, बड़े मिलनसार शख्स है हमारे साथ। और ये अपने बारे में भी ये कहते हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करना, सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ एक नाम से ही करा दीजिएगा। और वाकई ही बड़े मुफीस, बड़े नाइस इंसान है। तो मैं सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ और इसके बाद इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा डॉक्टर योगी वजाहत साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, मेरी दूसरी मेहमान है, को फाउंडर ट्रेन टू चेंज द वर्ल्ड है और जमरीना खान है, और ये इनसे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाअल्लाह आप जिस हवाले से इस फील्ड में आए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किससे मुतासिर होकर और क्या सोचकर इस फील्ड का इंतखाब किया? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे अपनी जो ज़ात है आपके सामने पेश करने का मौका मिलेगा। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी न किसी नज़र से देख रहे होते हैं अपने घरों में, बीमार को, हेल्दी लोगों को। तो वो तो ज़हन में था कि हमने बीमार नहीं बनना, अच्छा रहना है। लेकिन जब ज़रा मुताले का शौक़ हुआ स्कूल में ही, जब मुताला हम करते थे तो रईस अमरूदी साहब के कॉलम मुझे बहुत फेवरेट लगते थे। माँ फ़ौक़ुल फ़ितरत या पैरासाइकोलॉजिकल चीज़ें होती थी, उन्हीं में कहीं योगा का लफ्ज़ बार बार आता था। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सोती हुई बिल्ली को भगा देना और यूं कर देना, यूं। मैं कहता था इससे आसान कोई काम है, ये तो बगैर पढ़े भी पास हो जाएंगे शायद, इस तरह की कुछ शॉर्टकट लग रहे थे। लेकिन बहरहाल जब आए तो बहुत सी आइडियल शख्सियत हमारे मुल्क में है, जिसमें फ़तेह अली खान साहब थे। लेकिन मेरी जो आइडियल शख्सियत है वो मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मोईज़ हुसैन साहब हैं। डॉक्टर साहब अपनी जगह एक पूरा इंस्टीट्यूट है और योगा के हवाले से पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोफेशनल एक बाकायदा इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया। उससे पहले लोग योगा करते थे। लेकिन मेरी एक और भी वजह इस इल्म की तरफ आने की, रुजू करने की ये रही कि गोगे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, और इंडस्ट्रियल में काफ़ी अरसे काम किया। लेकिन हेल्थ के मामले में जब मैंने लोगों को देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अच्छे से अच्छा आलिम, अच्छे से अच्छा मुफक्किर, अच्छे से अच्छा शख्स भी अगर हारता है तो अपनी बीमारी से हार जाता है और अपने आप को काफ़ी पीछे ले जाता है। तो मैं चाहता था कि ऐसा ना करूं। उसी दौरान फिर ये मैंने जैसे बताया कि मोईज़ साहब से मुलाकात हुई और फिर योगा ऐसा रस बस गया मेरी ज़िंदगी में कि अब मुझे शायद कोई मैकेनिकल इंजीनियर कहूँ तो लोग चौंक जाते हैं, वरना तो वो हूँ। लेकिन योगा मेरी शनाख्त है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे पे अल्लाह का बहुत करम रहा कि आज जबकि मैं अपनी उम्र के 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ और 61 में एंड पे हूँ, बिल्कुल 61 में। इंशाल्लाह 6 मार्च को मैं 62 में दाखिल होऊंगा। तो शायद खुदा ने मुझे जो तोहफे ज़िंदगी के साथ साथ दिए, उस ज़िंदगी निखारने के लिए दिए और उनमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, आप बकौल आपके क्या आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ वो बिल्ली को और इनको देख के योगा की तरफ आया। तो ये योगा है क्या, मतलब ताकि मेरे वो नाजरीन जो इसको नहीं समझते वो समझ सके कि ये योगा है क्या चीज़। योगा का लफ्ज़ जो है वही इसकी तशरीह है। उसका मतलब है जोड़ना, मिलाना, अपने आप को पा लेना, आगही, अपने बारे में जानना। लेकिन योगा एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। कितने बजे उठना है, क्या करना है, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग कैसे करनी है, पोस्चर कैसे करना है, इसके स्टेप हैं। वो स्टेप जो हैं योगा के वो 8 हैं। तो इस सबसे पहले हैं एथिकल मोरल वैल्यूज़ जो आपके और आपके सोसाइटी के दरमियान होते हैं, इसको यम कहते हैं। फिर आपके पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम्स कहलाते हैं। फिर आपके पोस्चर्स होते हैं, आसन कहलाते हैं। फिर ब्रीदिंग है जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। फिर प्रीताहारा, ध्याना, धरना, समाधि। समाधि मीन्स नथिंगनेस। आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां पे सब कुछ आपके पास दिया हो लेकिन आपको पता है आपका नहीं है, अल्लाह ने तोहफा दिया हुआ है। डिटैचमेंट का वो लेवल आना चाहिए। खैर वो बहुत दूर है, हम तो बहुत ही मादी से इंसान है। लेकिन योगा को सीखने के बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि गो कि मैं डॉक्टर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ होम्योपैथी। मेरा जो फील्ड है वो ऑर्थोपेडिक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अपने होम्योपैथी के हवाले से और योगा के हवाले से बात कर रहा होता हूँ तो लोगों को लगता है कि क्या है आप, वो मिक्स हो जाता है। मेरा योगा अच्छा हो गया जब मैंने होम्योपैथी पढ़ी और होम्योपैथी
पढ़ते हुए मैं क्योंकि योगा जानता था तो उसमें मैं एप्लीकेशन अच्छी करता हूँ और मार्मा पॉइंट को भी लागू करता हूँ। तो मुझे लगा कि एक बड़ा अच्छा इल्म मिला कि अब मैं वो डॉक्टर हूँ जो किसी को दवा देता हूँ तो सिर्फ ये लिख के नहीं दे देता कि तुम जाके ये खा लो, मैं वो करके भी दिखाता हूँ। तो मैं वो डॉक्टर हूँ जो दवा पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, योगा का पोस्टर करता हूँ तो फिर मैं बताता हूँ। तो खुदा ने मुझे एक ऐसा इल्म दिया जिसमें मैं लोगों के बहुत काम आ सकता हूँ। तो मैं इतना इसमें खो गया हूँ और माशाल्लाह मैं चाहता भी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इसकी शनाख्त से ही बरामद फरमाया कि वो इल्म में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं लोगों के लिए कुछ न कुछ फायदेमंद हो सकता हूँ। और मेरे ख्याल से एक इंसान के लिए इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी, वो किसी और के लिए कुछ और लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो जाए। तो मुझे इस पे बड़ी खुशी हुई। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। आपकी तरफ मैं आता हूँ मदीना खान साहब, हेल्थ पे जो आप काम कर रही हैं माशाल्लाह, किसे देखकर और इस फील्ड में आने का इत्तेफाक आपको कैसे हुआ और क्या सोचकर इस फील्ड में आई कि इस पे काम करना चाहिए? तो अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ये एजाज़ दिया कि हम अपनी राय और अपनी स्टोरी शेयर कर सकें लोगों के साथ। मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने खुद जब अपने आप को बदलते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो फीलिंग है जो दूसरों को भी फील होनी चाहिए। मैं कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी अरसे रही और उसमें ऐसा होता है आपकी लाइफ बहुत सेडेंट्री हो जाती है, आप डेस्क वर्क बहुत करते हैं, आपका वज़न बढ़ने लगता है और लोग थोड़ा डिफॉर्म भी हो जाते हैं बैठे बैठे बिहाइंड द सीट। तो मैंने रनिंग शुरू की 2017 में और अपने घर में एक सपोर्ट सिस्टम मिला जिसकी वजह से मैं रनिंग कर सकी। और ये रनिंग वो रनिंग नहीं है जो 400-800 मीटर की रेस पर ख़त्म हो जाती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है कि आप 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भागते हैं। तो मेरा पहला रनिंग जो स्टिंट था वो 5 किलोमीटर का था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी क्या कैफियत थी उस वक्त, बिकॉज मैं पहली दफ़ा कर रही थी और सांस बार बार फूल रहा था। और आई टुक 4 संडेज़, मुझे 4 संडेज़ लगे, 4 हफ्ते तक करती रही। 5वें संडे पे मैं मुसलसल भाग रही थी 5 किलोमीटर विदाउट स्टॉपिंग। तो मैंने ये फील किया कि मैं आई वॉज अ लिटिल ओवरवेट ऑल्सो। तो मैंने ये सोचा कि मेरी माइंड की पावर ने मुझसे इतना बड़ा काम ले लिया कि मैं कभी सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं 5 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस अपने पैरों पे कर लूँ। तो जब मैंने ये फील किया तो मैंने कहा आई एम अ वुमन एंड आई हैव डन दिस एंड देयर आर सो मेनी अदर वुमेन हु कैन डू द सेम एंड दे डोंट गेट दी अपॉर्चुनिटी। मुझे वो सिस्टम मिला, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो सोच भी नहीं सकती इस तरह करने का। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई डोंट आई क्रिएट अ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली, विद माय कम्युनिटी ऑफ रनर्स और भी फेलो फीमेल रनर्स थी, to make it easy, to make it approachable for girls to come and take part in physical activity, because ये आपको सिर्फ फिजिकली नहीं चेंज करती, ये आपको मेंटली भी चेंज करती है। यू बिकम मोर रेजिलियंट। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है रेजिलियंसी, कि आपको ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन आपने हार नहीं माननी, यू हैव टू गेट बैक अप। और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आपको ये सिखाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस इतना लंबा होता है, आपकी बॉडी आपको बार बार कह रही होती है भाई रुक जाओ, क्या हो गया, इतनी लंबी डिस्टेंस भागने की क्या ज़रूरत है। बट यू सेड योरसेल्फ नहीं, आई विल स्टॉप एट द फिनिश लाइन। फिर जब वो फिनिश लाइन क्रॉस करके जो फीलिंग आती है ना, वो ऐसी फीलिंग है कि वो आपको ग्रो करती है अंदर से। यू बिकम अ मोर मेंटली स्टेबल इंडिविजुअल। आई वॉन्टेड पीपल टू फील दैट, आई वॉन्टेड पीपल टू फील द एनर्जी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू रनिंग। उसके बाद हम लोगों ने मार्शल आर्ट्स शुरू कर दिया। और मार्शल आर्ट की तरफ मैं आता हूँ आपसे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर की तरफ आने से पहले कि अगर कोई और भी इस फील्ड में आना चाहता है तो कहाँ से आगाज़ करे और कितने डिस्टेंस के हवाले से आगाज़ करे कि भाई अगर आप फीमेल की बात कर रही हैं या मेल की बात कर रही हैं तो कहाँ से आगाज़ करो और कितना कितना थोड़ा सा वाया एकदम 5 किलोमीटर के, हम तो 1 किलोमीटर का भी सुनकर ज़रा सा डर लग रहा है कि कहाँ से कितना भाग सकेंगे। तो बेसिकली आप 200 मीटर से शुरू कर लें। एक किसी भी पार्क के उसमें आप जाएंगे ना, आपके घर के करीब ही जितना पार्क होगा 200 मीटर से कम नहीं होगा। 400 मीटर से शुरू करें, एक राउंड भाग के करके शुरू करें, इतने से शुरू करें, अगले दिन उसी को कंटिन्यू रखें और विद इन अ मैटर ऑफ 4 वीक्स आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। 200 मीटर ऐड करते रहें, 1 किलोमीटर तक जाएं, फिर 2 किलोमीटर तक जाएं। आप जाते साथ ही 5 किलोमीटर ना करें, स्टार्ट टेक बेबी स्टेप्स एंड इंशाल्लाह यू विल फील इट। आपको दिल नहीं करेगा रुकने का, छोटे से शुरू कर लें। टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसकी? सो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो एक फास्ट रनर जो है इस वक्त प्रोफेशनल लेवल के ऊपर 1 किलोमीटर 2.5 मिनट में ख़त्म कर देता है। ठीक है, 2.5 मिनट में ख़त्म कर देता है, ये प्रोफेशनल है।
लेकिन हम जैसे रिक्रिएशनल रनर्स जो इसको एज एन एक्टिविटी लेते, आई स्टार्टेड डूइंग इट इन 10 मिनट्स। मैंने जब शुरू किया था मैंने 1 किलोमीटर 10 मिनट में ख़त्म किया था। फिर जब मैं रनिंग करती रही सो आई केम टू 7 मिनट्स, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनली ट्रेनिंग फॉर इट ऑल्सो, तो मेरा 6 मिनट पे भी आ गया था। अच्छा, कौन सा वक्त इसके लिए अच्छा है, मतलब रनिंग करने के लिए? द बेस्ट टाइम इज राइट आफ्टर फजर। वो जो सूरज की पहली किरण निकल रही होती है उस वक्त, अगर आप, बेस्ट तो ये है कि साहिल समुद्र पे जाके रनिंग करें जहाँ से हमने शुरू किया था, बट वो टाइम सबसे बेहतर होता है बिकॉज उस वक्त जो एनर्जी होती है, सर योगी भी बताएंगे इस बारे में, दैट एनर्जी इज नॉट फाउंड इन द एंटायर डे। वो एनर्जी अगर आप अब आप सोचें, आप 6:30 बजे आप फारिग हो गए अपने रन से, नाउ यू हैव द होल डे, यू हैव गॉटन चार्ज ऑफ योर होल डे बिफोर इट इवन स्टार्ट्स, ठीक है। और ये एनर्जी आप अपने काम में लेके जाएं, अपनी पढ़ाई में लेके जाएं, जो भी आपके मामलात हैं पर्सनल प्रोफेशनल, यू बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आई मीन आप एक मेंटली सेटिस्फाइड इंडिविजुअल होते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड एवरीबडी कनेक्ट्स टू योर एनर्जी, ठीक है। तो आई थिंक द बेस्ट टाइम इज इन द मॉर्निंग, सुबह। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि योगा के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो इसकी क्या खसूसियात है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि लोग जो है योगा की तरफ मूव करें? मेरे ख्याल से आप जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं वो इनफरादियत है। क्या इनफरादियत है दीगर एक्सरसाइज के मुकाबले में इसकी? तो एक तो ये कि सबसे आसान है, कोई मालूमता नहीं चाहिए, आप जिस हुलिये में उसी में योगा शुरू कर दें। तो एक तो कोई ट्रैक सूट नहीं चाहिए आपको कोई ख़ास इसके लिए लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपका इरादा है। अगर आपका इरादा है तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं, बाहर भी निकल के कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साइंस है पूरी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको आप एक्सरसाइज में डाल दें, ये एक्सरसाइज नहीं, ये तर्ज ज़िंदगी है। मैंने बोला उससे पहले भी आपसे कहा। मैं आपकी सिर्फ मालूमात के जो कि यकीनन आपको पहले से होंगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा उसमें मजीद उसको निखारने के लिए एक जुमला कहना चाहूँगा कि बेटा योगा जो है वो इतना लाइट है और इतने सीधे साधे लोग हैं योगी, तर्ज ज़िंदगी को देखने वाले, समझने वाले, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, उन्होंने एक इंसानी जिस्म से 84,000 योगा पोजेस बनाए, 84,000। टाइम नहीं था ना उनके पास ज्यादा, तो बेचारे बस 84,000 बना सके, ज्यादा टाइम नहीं था। जब उन्होंने मुताला किया और देखा सांस लेने के अमल को, तो देखा इंसान दो तरीके से सांस लेता है, सांस ले लिए, सांस निकाल ली, बस इसी पे जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन सांस बंद हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं। जब उन्होंने रिसर्च की तो आज हम योगी 60 से ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से सांस लेते हैं, मोर देन 60। उसमें ब्लड प्रेशर का भी इलाज है, कैंसर का भी इलाज है, उसमें हाइपरटेंशन का भी, यानी बहुत आराम से ब्लड प्रेशर को आप चेक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। उसमें कोई लवाजमात नहीं लग रहा है। क्यों? कि उन्होंने मुताला किया और देखा कि नाक में से इंसान के पास 2 नथने हैं, जिनमें से एक में कूल और एक में हॉट एयर जाती है, तो उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा जो हमारे इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो एक तो ये कि ये इनफरादियत इसकी ये है कि ये बहुत ही सस्ता सा एक इल्म है, बहुत आसान इल्म है, हमारे तहजीब और तमद्दुन बरसगीर के साथ मैच करता है। आज पूरी दुनिया इसको देख रही है, गो के यूरोपियंस के साथ मैच नहीं करता, उन्होंने भी अपने रंग में ढाल लिया। और इसकी एक खासियत बहुत बेहतरीन है, वो ये है कि इसका जो बेनिफिट है ना वो बहुत दूरदराज है। अगर आप करते हैं, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बॉडी की लचक है, वो जब डेवलप होती है तो हम एक और डायमेंशन में जाते हैं। जैसे कि अक्सर लोग उम्र का जो पैमाना है उसको दिनों में, सालों में मॉनिटर करते हैं। मेरे लिए कहेंगे अच्छा आप 60 से ज्यादा के हो गए, 61 के हो गए ना भाई। अब हम योगी ऐसा नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि आपकी कमर की कितनी लचक है। अच्छा। आप जितने लचकदार हैं आप उतने जवान हैं। तो मैंने 25 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 80 साल के नौजवान भी देखे हैं, और इंशाल्लाह मैं भी 80 में आपको नौजवान ही नजर आऊंगा। लचक, कमर की लचक। तो मेरे ख्याल से आज के माशरे में जहाँ पे अद्वियात के बारे में हमारी राय है कि वो बहुत महंगी हो गई हैं, इलाज के तरीके बहुत महंगे हो गए, क्यों ना हम किसी ऐसे इल्म की तरफ जाएं जो बहुत ही सस्ता, सादा और बहुत ही हमारे माशरे के साथ मैच करता हो। नहीं, आपने 60 तरीकों से सांस लेने का कहा है, तो मेरे वो नाज़रीन जो सुन रहे हैं और इससे ये चाहेंगे कि आप जब आपका स्क्रीन के ऊपर चेहरा देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मैं भी इसका एक एडवांटेज ये लेना चाहूँगा कि कुछ ऐसे तरीके
जो मेरे नाज़रीन समझे बिल्कुल। सांस के हवाले से, तो वो ज़रा सा आप उनको गाइड करेंगे तो थोड़ा सा वो और भी तवाना होने के लिए, जो बीमार है कम से कम वो उसके हवाले से एक्टिव हो जाए। देखिए, पहले तो ये कि 2 तरह की बीमारियां हैं। एक बीमारी वो जो ऑक्सीजन की कमी से पैदा होगी। हमारी सांस हम गहरी नहीं लेते, ये तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीमारियां पैदा कर सकती है। एक और बीमारी है जो कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स की बॉडी में रह जाने से होगी, यानी हमारी एक्सहेलेशन सही नहीं हो। तो हम योगी एक्सहेल करने पे बड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि जितना प्रोलॉन्ग आप एक्सहेल करेंगे ना, फिर आपकी इनहेल उतनी ही गहरी होगी। और दूसरी बात भी सही है भाई, सांस जब तक रब ने दी है तब तक आएगी। अच्छा, इस पे गुफ्तगू करते मुझे इशारा हो रहा है यहाँ नाज़रीन ब्रेक का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी, और इसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, वहाँ से आपको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। देखिए, वो जो बीच का ब्रेक है ना, वो भी बड़ा गहरी चीज है कि आपने सांस ली और जो ब्रेक हमारे लगता है उसको हम कहते हैं कंभाग। ये कंभाग जो है ये सांस को बदलते चला जाता है और फिर 16 वेरिएशन में डालता है। तो मैं सिर्फ 2 वेरिएशन अपने नाज़रीन के लिए इस वक्त पेश करता हूँ, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तोहफतन आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हाइपो हाइपर हम इस पे नहीं जा रहे, लेकिन ब्लड प्रेशर है, इसको नॉर्मल करना है। तो क्या करें, आप अपनी सांस को थोड़ा स्लो कर लें, ये तो स्ट्रेस को भी खत्म करेगा ना, और थोड़ा सा रिलैक्स रखें। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए छोटी सी पाबंदी आ जाएगी। अब जब आपने सांस लेनी है तो अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें, दोनों से निकाल दें फिलहाल। फिर आप लेफ्ट नोस्ट्रल से, यहां जो लेफ्ट नोस्ट्रल है इससे जाने वाली हवा हमारे जिस्म को ठंडा करती है। तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हाई है उसको फौरन बैलेंस करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, वो कम नहीं होगा, बैलेंस होगा। ये आप ब्लड प्रेशर के हाई वाले की बात कर रहे हैं? जी। अब इसके बरक्स आ जाए, लो ब्लड प्रेशर है तो उनको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखना है और राइट से सांस लेनी। जब राइट से सांस लेंगे तो जिस्म का हरारत बढ़ती है। चलें, लेकिन एक आदमी है उसको तो यही समझ नहीं आ रहा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। तो यहाँ पे एक सांस, दोबारा से आप जरा बता दें। मैं इसको बिल्कुल जी, देखिए बहुत सिंपल है। वैसे तो इसके कई तरीके हैं सांस लेने के, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये दोनों आपने इस तरह रख लिए, पर चीजें मैंने यहाँ से, ये उन लोगों के लिए ले रहा हूँ जिनको ब्लड प्रेशर लो है। ये सेंटर, ये उंगली भी ये वाली नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं, वो तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब आपने दोनों सांस दोनों नथन से निकाल दी है। ये किन के लिए? जिनका ब्लड प्रेशर लो था तो उनको राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है। जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो था ना, तो वो तो हाई से आगे अब इसके बरक जाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने फौरन फिर इसको बंद कर लेना है और दोनों से निकाल दिया। लेकिन वो जो बात मैं इस वक्त आपसे कह रहा था, फर्ज कीजिए किसी को क्या पता कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है जी, पता नहीं ब्लड प्रेशर लो है कि हाई है, तो अब यहाँ पे जो ब्रीदिंग आएगी उसको कहते हैं ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम या मुतबादिल तर्ज तनफ्फुस। तो वो बहुत सिंपल है और ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये कर लिया कीजिए। सांस ली, बंद किया और अपोजिट नोस्ट्रल से निकाल दिया सांस, फिर यहीं से सांस ली, इसको बंद किया और पहले वाले नोस्ट्रल से निकाल दिया। ये एक राउंड हुआ। इसके करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं अब आपको टेक्निकल कर देता हूं। यहां से सांस निकाल ली है, फिर सांस ली है और यहां से निकाल दी। इसको एक राउंड कहते हैं। ऐसे कम से कम 10 से 15, 20, 25 राउंड कर लें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। हाई था तब भी नॉर्मल, लो था तब भी नॉर्मल। बेसिक। दूसरा तोहफा जो मैं आपको देना चाहूंगा वो सब पसंद करेंगे, वो है रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग। सांस के जरिए, ब्रीदिंग के जरिए आप यंग कैसे रह सकते हैं जी, मुझे पता है ये बड़ा दिलचस्प होगा। इसको कहते हैं सातानामा। सातानामा। जब योगी आराम से बैठे होते हैं ना तो लोग समझते हैं शायद ये चुपचाप बैठे हैं, हालांकि उस वक्त भी हम सातानामा आराम से कर रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि सातानामा।
सातानामा बर्थ, लाइफ, देन डेथ एंड देन रीबर्थ, ये एक्चुअली सेल के लिए है। जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, हम पूरे मुकम्मल तो बॉडी के सेल्स पे बने, तो वो अपनी एक खास मियाद मुकम्मल करके मर जाते हैं, दूसरे को देख के अपने आने वाले को सक्सेसर को देते हैं, लेकिन सक्सेसर थोड़ा सा वीक होता है, इसीलिए हम एजिंग में चले जाते हैं। इस ब्रीजिंग को करने वाला जो सांस लेता है, उसका आने वाला सेल भी उतना ही ताकतवर होता है जितना जाने वाला है, तो उसकी एज इतनी ढलती नहीं है, काफी दिन तक रहता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल जो ब्रीजिंग है वो ये है और ये एक्सेल है। अब देखिए मैं इसको कैसे लूंगा, 4 हिस्सों में, सा ता ना मा, 4 हिस्सों में लिया, तो मैं आराम से इस तरह भी ले सकता हूं, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा मैं बैठे बैठे साता नामा कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, शुगर के मरीज है, अगर उस हवाले से शुगर की मरीज की गुफ्तगू करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं शुगर के बहुत ज्यादा मरीज भी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, डायबिटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी केयर एंड डायबिटिक एसोसिएशन, पाकिस्तान मुकम्मल कौमी सतह की एक ऑर्गेनाइजेशन है एलोपैथिक, मैं उसका प्रेस सेक्रेटरी हूँ। तो जिंदगी भर हम दोस्तों के साथ, डायबिटोलॉजिस्ट के साथ ही रहना पड़ता है। लेकिन योगा में 4 ऐसे स्टेप हैं जिनको फॉलो किया जाए तो योग को आप मुनासिब हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। पहले एक मुद्रा है, ये हाथों की जो चीजें होती हैं इनसे मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा, दरमियान की 2 उंगलियों से जैसे बच्चों को हिरण बना के नहीं दिखाते हैं, ये कर लें, लेकिन इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको आराम से नीचे रखना है, आराम से बैठना है। तो ये तो दिखाने के लिए करो, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। दोनों हाथों से शुगर के पेशेंट अगर ये बनाए तो जो रात में उनको बार बार यूरिन आ रहा है ना, बार बार उठना पड़ता है, उसमें बड़ी कमी हो जाएगी। और फिर वो लोग भी कितनी दफा ये करें, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन वो लोग भी जो हमारे बुजुर्ग हैं और जिनको यूरिन पे कंट्रोल नहीं है और वो बार बार उनका वजू टूट जाता है यूरिन के कतरों की वजह से, वो अगर ये करेंगे तो कुछ दिनों में उनको महसूस होगा कि नहीं अब वजू उस तरह नहीं टूट रहा, वैसे नहीं टूट रहा। तो ये यूरिनल ट्रैक को भी बहुत मुनासिब करता है और टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जो कि जरूरी है शुगर में। तो इसको आप 10 मिनट से लेके वैसे तो 45 मिनट तक करना चाहिए दिन भर में, एक साथ नहीं, दिन भर में थोड़ा थोड़ा, एक हाथ से कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, ये हो गया। दूसरा कपाल भाटी, एक ब्रीदिंग है जिसमें आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स का मसाज करते हैं, यानी उसमें सांस लेते हुए थोड़ा पेट फुलाएं और झटके से खाली कर दें। सिवाय उसके जिन लोगों को स्लिप डिस्क हुई है वो एहतियात रखेंगे, या जिनको बहुत हाइपरटेंशन है तो वो भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये क्योंकि ब्रीदिंग टेम्परेचर को हाई कर रही होती है, लिहाजा हाइपरटेंशन वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले इसको सर्दियों में करें, ठंडक में करें, या आजकल जो मौसम है उसमें कर लें, वरना किसी की निगरानी में करें। ठीक है, 2 बातें होंगी। तीसरी चीज जो है वो एक पोस्चर है जिसको कहते हैं मंडोक आसन। ये मेंढक का आसन, अपने दोनों हाथों को इस तरह लॉक किया, यहां रखा, आप पेट को नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन सर को थोड़ा उठा के रखा, जैसे इस वक्त मैं थोड़ा सा हूं, तो कुर्सी पे बैठे बैठे भी मैंने जैसे अभी किया है वो कर सकते हैं, लेकिन आइडियली ये नीचे बैठ के होता है, 2 जानू जैसे कि नमाज में हम तैयात में बैठते हैं ना, अच्छा, उस हालत में। तो ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे सीनियर है वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। मकसद पेट को दबाना है, पैरों को मोड़ना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब तीसरी चीज जो आती है सर, वो बड़ी कमाल की है। अब वो ये है कि शुगर पेशेंट के बारे में या कोई भी जब ऐसे मामला होते हैं तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स रहा करें, परेशान मत हुआ करें। तो चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लोग हों, स्ट्रेस के लोग हों, डिप्रेशन के लोग हों, या शुगर मैनेजमेंट में आप कुछ काम कर रहे हों, लेकिन ध्यान में रखिएगा डॉक्टर की कमी को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी जगह मौजूद है। ये एक अल्टरनेटिव सपोर्टिव मेथड मैं दे रहा हूँ। इसको कहते हैं साउंड वॉचिंग। सर अगर साउंड वॉचिंग हम शुरू कर दें तो हमारे जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। आवाज को सुनना नहीं, आवाज को देखना है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमें एक घड़ी की आवाज टक टक की आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आराम से बैठ गए। और ये कोई ऐसी आवाज नहीं है कि जो इसमें मेलोडी हो, बोरिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये कर दूं तो ये बोरिंग आवाज है। ऐसी आवाज को 20 मिनट तक डेली अगर आप सुन लिया करें तो कुछ ही दिनों में आपका सबकॉन्शियस जो है वो अवेक ज्यादा होगा, कॉन्शियस माइंड लो होगा एंड देन रिपेयर होगी। और ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन 4 मेथड है, 4 तरीके हैं। इसको वो लोग जो इस वक्त आपके तवज्जो से देख रहे हैं, अगर मेरी बात को इतना तसल्ली ना समझ सके तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर को,
ताकि आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको ईमेल कर दूंगा, वरना आप नेट पे जाइएगा और लिखिएगा योगा फॉर डायबिटीज, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये चारों मेथड मिल जाएंगे। डिप्रेशन के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब की बात इतनी अच्छी तरीके से जा रही थी, तो मैं आपकी तरफ इसलिए मूव भी किया कि वो सारा तसलसल टूट ना जाए और हमारे वो नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं वो पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ कि मार्शल आर्ट इंसानी बॉडी को किस तरह मेंटेन करवाता है? देखिए, मार्शल आर्ट्स एक जिस तरह योगा, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। इट इज़ अबाउट फर्स्टली रिस्पेक्टिंग, सेकेंडली डिसिप्लिन एंड देन ट्रेनिंग। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट मेंटली, यू हैव टू रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज गिविंग यू ट्रेनिंग, यानी जो आपको ट्रेन कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट, जिसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आपका कॉलीग, उसकी रिस्पेक्ट। और इट इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग योर इनर स्ट्रेंथ। एंड अक्सर औकात ऐसा होता है, मार्शल आर्ट्स का नाम आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई आपसे डर लग रहा है, यू नो आप किक्स एंड पंचेस वगैरह करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि इट इज़ मोर अबाउट सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिफेंस। यह आपको इक्विप करता है कि आप अपने आप की दिफा कर सकें। अगर खुदा न खास्ता कल को आपके साथ कोई भी ऐसी ऊंच नीच होती है, कहीं गुस्से का मामला आ जाता है या गुस्से में इंसान हाथ उठा दे या कुछ इस तरह, तो आप मेंटली इतने केपेबल हों कि आप गुस्से में अपना आपा ना खोएं और अपने जहन को अपने कंट्रोल में रखें और जहन को इस्तेमाल करते हुए अगला स्टेप लें। मार्शल आर्ट्स ये है जी। ठीक है, उसके फ़ायदे के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है इससे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि तमाम तर तरक्की होने के बावजूद भी इस वक्त बीमारियों को काबू नहीं किया जा पा रहा, इसकी क्या वजूहत है? बुनियादी वजह तो यह है कि जो बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए वही उसी का फुकदान हो गया। अब हम देखें, दो तरह के सोर्स हैं आपके पास ग़िज़ा के, एक है कुदरती और एक है फैक्ट्री। यानी अब आप कहीं से ग़िज़ा लेते हैं और कहीं से आप ग़िज़ा नहीं लेते, आप प्रोडक्ट लेते हैं। वो जो पैकिंग में चीज मिल रही है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो आपको ग़िज़ा को रिप्लेस नहीं करेगी ना। हमने अपने बच्चों को बिस्कुट खिला रहे हैं जिसपे लिखा होता है 6 महीने तक ये सेफ रहेगा, हाँ, ये वाली बात, तरोताजा रहेगा। अरे कैसे रह सकता है? दूध जो है 2 घंटे के बाद खराब हो जाता है, आप दूध कह रहे हैं कि नहीं जी 3 महीने तक आप संभाल के रख सकते हैं। तो खुद सोचें कि कुदरत से क्यों लड़ रहे हैं, कुदरती चीजों की, ऑर्गेनिक चीजों की तरफ आइए। हम योगी सादा चीजें लेते हैं जी, हमने कोई हैवी चीजें नहीं लेते, सादा सब्जी वब्जी खाने वाले लोग हैं, लेकिन हम तो फिर भी बेहतर रहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई दवा नाम की चीज ही नहीं खाई, वो ग़िज़ा ही उनकी दवा है। तो जिस दिन ग़िज़ा आपकी दवा बन जाएगी आपको ये मामलात नहीं होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और इस पे यकीनन आपके साथ भी गुफ्तगू हो सकती है, बहुत ही सकील किस्म की गुफ्तगू हो सकती है, वो ये है कि ग़िज़ा क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्यों खाते हैं, कौन सी ग़िज़ा को किस ग़िज़ा के साथ मिलाएंगे तो ग़िज़ा अच्छी बनेगी, कौन सी ग़िज़ा किस खाने के साथ ग़िज़ा के साथ मिलेगी तो जहर का काम करेगी। खाना ना खाने के फायदे क्या हैं, जिसको आप रोज़ा कहते हैं, जिसको आप फाका कह लेते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस पे बड़े यानी दलाइल के साथ बात की है, बड़े मुतदल्लल तरीके से फरमाया है कि मैंने तुमसे पहले वाली उम्मतों को भी रोजे फर्ज किए। यानी उसने खाना ना करने, खाने की जो टेक्निक है वो कोई हमें नहीं बताई, हमसे पहले उन लोगों को भी बताई, और उसको बड़े दलाइल के साथ बता रहे हैं। तो ग़िज़ा का, इल्म ग़िज़ा हमारे पास फुकदान है, और जब इल्म ग़िज़ा का फुकदान होगा तो फिर इल्म दवा जो है उसका इल्म बढ़ता जाएगा। अच्छा, आपने तो बहुत मुख्तसर बात में पूरी बात को सिमेट लिया। मैं ये चाहूँगा कि रात को सोने से पहले खाना कब खा लेना चाहिए और सुबह उठने के बाद जो है वो किस तरीके से, दोपहर को किस तरीके से मूव करे, ताकि वो सारे के सारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उससे इस्तेफादा। इसको हम कहते हैं दिनचर्या या सर्कल ऑफ डे, आप डेली रूटीन कह लीजिए आम ज़बान में। मैंने जैसे कहा कि फुकदान है हमारे पास। देखिए फुकदान का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। इसमें खाने के मामलात में हम दरअसल वो नहीं खा रहे जो हमारा जिस्म कहता है। अक्सर लोगों से मैं पूछता हूँ कि हमें खाने का वक्त क्या है? खाने का वक्त दोपहर, सुबह? नहीं जी, खाने का वक्त होता है जब भूख लगे। क्यों? हदीस मुबारक का है कि जब भूख लगे तो खाओ और जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दो। तो वहां पे ये नहीं कहा गया दोपहर को खाओ या सुबह खाओ, भूख लगे। हमारे बच्चे को भूख नहीं लग रही है, मार मार के उसको खिला रहे होते हैं, अब यहाँ पे ग़िज़ा बिगड़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो खाने का वक्त, जैसे आपने
पॉइंट आउट किया, रात का वक्त, रात का कोई खाने का वक्त नहीं होता, शाम का वक्त होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान में जो हमें 2 औकात दिए हैं, सहरी और इफ्तार के, असल में वो हमें बता रहे हैं कि पूरी जिंदगी में तुमको ये 2 वक्त, और वैसे भी जन्नत में भी 2 वक्त का खाना तो पक्का है ना, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी ना कहीं से। वो जो 2 वक्त की रोटी का कॉन्सेप्ट है वो हमने 3 वक्त का कर दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है, दोपहर का कोई खाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सुबह का है और शाम का है। शाम को भी जब सूरज ढल रहा हो तो खाना खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। और मुझे जुबैदा आपा याद आ गई, बड़ी खूबसूरत एक बात करती हैं, वो कहती हैं बेटा वो चांदनी हो ना तो चांदनी के लिए चांद पीना चाहिए। तो मैंने कहा चांद कैसे पीते? कहते हैं दूध का वक्त रात का होता है, हम बच्चे को सुबह दूध पिला रहे होते हैं स्कूल जाने से पहले। देखिए उसके मुहावरा है, सुबह दूध, दोपहर में फल, दोपहर में दही। ये सॉरी उसूल में आपको बता देता हूं, जो आप गलत वाला पहले बता गया। सुबह फल, दोपहर को दही और रात को दूध। हम क्या करते हैं, सुबह दूध पिलाते हैं, दही तो हम किसी वक्त भी ले लेते हैं, रात को पीट पीट के ना सबको फल खिला रहे होते हैं खाने के बाद। नहीं जी, गलत है। तो साइंस, जो खाने की साइंस है ना, जिसको हम कहते हैं इल्मुल ग़िज़ा, उसकी आगाही चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुबह के वक्त आप नाश्ता करें, ठीक है, वो जो एक कॉन्सेप्ट भरपूर नाश्ता करें जितना आपके पेट में आता है, भरपूर तो नहीं, कोई ज्यादा करें, लेकिन अगर आप उसको कर लें 7 बजे से 6 बजे से लेके और 7-8 बजे के दरमियान कर लें, लेकिन 9 बजे तक भी मुनासिब है। अब आपने कुछ नहीं खाना, कोई हल्की भूख में कोई भी कुछ नहीं खाना, हल्की भूख में भी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ पानी चलेगा। उसके बाद फिर आपने आना है शाम को, और शाम को भूख लग रही होगी तड़प के, अब आप खाना खाइए, लेकिन कोशिश करें कि सूरज की मौजूदगी में खाने को रखिए, सूरज के ढलने के बाद नहीं रखिए। ये जो रात के 11 बजे हम अचानक फैमिली को कहते हैं चले निहारी खाने, हालांकि उसका मतलब होता है, निहारी का मतलब होता है निहार मुंह खाने वाली चीज, डिश का नाम है निहारी, निहार मुंह खाने वाली। हम खाते हैं कोर्ट बेसन जाके रात के 11 बजे। तो इल्मुल ग़िज़ा का फक़दान है, और यही बीमारियां बढ़ाने की वजह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस कायनात में इसलिए नहीं बनाया कि हम बीमार हों और हम दूसरों के लिए बीमारी की कोई मिसाल बन जाए। खुदा न खासा अल्लाह ने अपनी इस आला तख्लीक को रेंगते हुए, सिसकते हुए, बिलकते हुए के लिए थोड़ी बनाया। हम कोई सिंबॉलिक पेन का कोई शाकार तो नहीं बने थे ना, हम तो सेहत और की अलामत और अल्लाह की सनाई और अल्लाह की आला तरीन तख्लीक है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो हमें बीमार करना चाहते हैं? नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हो प्रोग्राम बात से बात। ज़मीनुल खान साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि आपसे मैं ये पूछूं कि यूथ इसमें कितनी इंटरेस्ट ले रही है। और उससे पहले ब्रेक की तरफ हम गए तो आप कुछ कह रही थी, तो मैंने कहा जब हम वापस इस वक्त आए तो उस वक्त डॉक्टर साहब की बात भी आप बड़े गौर से सुन रही थी, तो क्या ऐड करना चाह रही है इसमें? योगी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। उसकी एक वजह है, मतलब 4 चीज़ें हैं जो सूरह रहमान में भी आता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमल बयान। तो इंसान अल्लाह ताला की सबसे आला तरीन चीज़ों, बनाई हुई चीज़ों में से है। तो इस जिस्म का, इस सोच का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सवाल आपका क्या था? इस वक्त जो है क्या कहते हैं यूथ इसमें कितना इंटरेस्ट ले रही है? यूथ, मेरा ताल्लुक क्योंकि यूनिवर्सिटी के तलबा से भी होता है, वहाँ पे हम पढ़ा भी रहे हैं इस चीज़ को। यूथ इस वक्त मसरूफ़ है आला तालीम में और बेस्ट जॉब कैसे लेनी है, इस माइंडसेट पे यूथ चल रही है इस वक्त। जब उनसे कहा जाता है बेटा इतना अच्छा जिम्नेजियम बना हुआ है, वाई डोंट, आप क्यों नहीं जाते उसको यूज़ करें, फैसिलिटीज़ हैं, टाइम नहीं है, दे डोंट मेक टाइम उनको। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि फुकदान है तालीम का, खाने के हवाले से, फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से। लोगों को नहीं पता, लोग बस इसी चीज़ के पीछे लगे हैं कि मैंने आला तालीम कैसे हासिल करनी है ताकि मैं कल को जाके अच्छा खासा, यानी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे कर सकता हूँ। इसी के पीछे सब भाग रहे होते हैं, अपनी सेहत को भूल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो डिप्रेस रहते हैं, उनको असाइनमेंट्स की टेंशन होती है, उनको ये होता है कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, और ये सारी चीज़ें। बहुत कम लोग हैं, आई वुड से लेस देन 5% स्टूडेंट्स हु गो टू एंड यूज़ दीज जिम्नेजियम्स। तो यूथ नीड्स टू
बी टोल्ड, इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। उनके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए कि जब तक तुमने फला स्पोर्ट में, फला फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया, तुम ग्रेजुएट नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रेजुएट यानी यूथ को मोटिवेट करने का, मैं समझती हूँ। अच्छा, स्कूल इसमें कितना इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया? मेरा ख्याल है कि अब मैंने देखा है कि काफी लोग इसकी क्लासे भी का आगाज जी, कर जी, रहे हैं मार्शल आर्ट के हवाले से भी। जी बिल्कुल। सो मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको एनईडी यूनिवर्सिटी का। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लॉन्ग डिस्टेंस रन एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर स्केड्यूल किया था, एंड ऐसा इवेंट कभी भी एनईडी के अंदर नहीं हुआ था, और द वाइस चांसलर वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ द आइडिया। आप यकीन करेंगे 400 बच्चे एट अ टाइम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर भाग रहे थे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसमें 100 खवातीन थी। और जो मंजर था देखने के लिए, और जब इवेंट खत्म हुआ और वो टॉप 3 पोजीशन सारी चीज़ें, तो मुझे विनर्स ने मैसेज किए, पर्सनली मैसेज किए कि हमारी ड्रीम आपने फुलफिल की है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका आए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिसमें हम एक सेफ एनवायरनमेंट में रन कर सकें, जहां हमें कोई जज नहीं करेगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। गिवन हमारी सोसाइटी थोड़ी सी इस चीज़ को शायद मायूब भी समझती है कि लड़कियां भाग के क्या करेंगी। तो बट मैंने जो फीडबैक देखा लड़कियों का, आई वॉज एबल टू इंस्पायर गर्ल्स, और वो मुझे आके थैंक कर रही थी। तो वो एक लड़की नहीं थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को, मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को, जो ये सब करना चाहती हैं लेकिन उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता जिससे वो कर सकें। तो पोटेंशियल है, इंटरेस्ट भी बहुत है, लेकिन हमने उनको सुलझाया, मतलब वो थोड़ा मसरूफ रखा हुआ है दूसरी चीज़ों में। अगर हम इसको सिस्टम का पार्ट बना दें तो यूथ बिल्कुल आएगी। अच्छा, किस तरह प्रमोट करना चाहिए, किस तरह की आप तरगीब देना चाहेंगे कि लोग इस फील्ड के अंदर आए, ताकि क्या ऐसी चार्मिंग है, क्या अगर हम स्कूल लेवल के ऊपर भी बात करते हैं या उसी मार्शल आर्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, तो क्या आपके जहन में खाका है कि लोग इस तरफ ज़्यादा मूव करें? मैं समझती हूँ, आई थिंक टू रिपीट व्हाट आई सेड एक्चुअली, जो सिस्टम है ना, सिस्टम में ये चीज़ शामिल नहीं है इस वक्त। सिस्टम में इस वक्त सिर्फ तालीम है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, बट इट इज़ नॉट अबाउट फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। आप उनको किस तरह वो किया जाए, शामिल कैसे बढ़ाया जाए उनको? देखें, बच्चे सबसे ज़्यादा भाग रहे होते हैं मार्क्स के पीछे। क्यों ना आप मार्क्स की अंदर कंडीशन लगा दें कि जब तक मैं आपके जी जी वहाँ से निकलवाने जा रहा हूँ, जब तक तुमने फला चीज जाके नहीं की, तुम्हें हम सेशनल्स नहीं देंगे, बस ये बोल दें आप, और आप देखें स्टूडेंट्स ऐसा भागे। स्पोर्ट्स डे भी आजकल काफी चल रहे हैं स्कूल के अंदर, और इसके अंदर इस एक्टिविटीज को थोड़ा सा ज्यादा आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। इस पे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि अक्सर मैं बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ और इसके अंदर बीच में भी ज़्यादा शामिल होता रहता हूँ, लेकिन आपके साथ में जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसके अंदर मेरी कोशिश ये है कि मेरे वो नाज़रीन मुझे कम देखते हुए आपको ज़्यादा देखते हुए वो सारे चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ हो सके। आवाज़ का बहुत बड़ा दखल है इसके अंदर, और मैं जब आपके साथ स्टार्ट में बैठा था, और वो जो चीज़ है वो अभी तक मेरे जहन में फोकस है कि आपने जो आवाज़ के हवाले से गुफ्तगू की थी और जो बताए थे हमको टिप्स, वो आज तक मैंने कभी भी कहीं भी किसी जगह पे भी नहीं देखे ना, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो आवाज़ के हवाले से इसकी क्या अहमियत है? आवाज़, जिसमें हम सुर शास्त्र भी एक हमारा है, सुर जो होते हैं 7 सुर वाले सुर भी, और सुर आवाज़ और सांस को भी, हवा को भी कहते हैं। लेकिन इसमें जिस आवाज़ की आप बात करें, जिसको सौती असरात की, क्योंकि मैं नापा से मैं पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ तो मेरे असाज़ा ही जो हैं वो शहंशाह हैं, आवाज़ों के बादशाह, जिसमें तलत राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, और जो शहंशाह हैं बेताज बादशाह ज़िया मुहिद्दीन साहब। बिल्कुल मोहतरम उस्ताद मोहतरम, और जो माहौल है वहाँ का, और फिर वो जो गुफ्तगू है उसमें तो मज़ा ही कुछ और है। और जब आप गलत को गलत और गलत में फ़र्क महसूस करके बोलेंगे तो मज़ा आता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आवाज़ जो है ये एक ऐसा हथियार है जो आज के माशरे में गलत इस्तेमाल करके रिश्तों को भी काट रहा है। हमारे घरों से जो आवाज़ें निकलती हैं, सदाएं निकलती हैं, आवाज़ें निकल लीजिए, सदा तो दूसरे अच्छे मानों में आ जाएगी, लेकिन वो इतनी तकलीफदेह होती है कि मोहल्ले वालों को भी पता है माशाल्लाह। कुछ लोग तो फ़ोन पे इतना बात करते हैं कि उनकी जो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग है आप घर पे बैठ के कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने किससे क्या कहा। तो अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें पिच क्या रखनी है, हमें डेप्थ नहीं पता, हमें उसकी इंटेंसिटी नहीं पता, हमें उस देखिए हमें ये नहीं पता कि तीव्र सुर कौन सा होता है, हमें कोमल सुर का नहीं पता। हम अपनी आवाज़ को बस बेढंगी बोलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गधे की आवाज़ की मिसाल दे के कही हो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें कि भाई ऐसी आवाज़ ना करो,
बनाई भी उसी ने, लेकिन उसने मिसाल भी खुद दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आवाज पैदा होती है रेजोनेटर के साथ, किसी चीज से टकराने के साथ। जैसे ये दो उंगलियां टकराई तो एक उंगली से कभी नहीं होगी, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजेगी, ताली दो हाथों से बजती है। इसी तरह जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो है वो नीचे से जो हवा आ रही है वो वोकल कॉर्ड्स में टकरा के और फिर एक साउंड क्रिएट करती है। तो जहां से वो क्रिएट होगी, जहां से हमें वो एयर भेजनी है, वो रेजोनेटर्स जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। अब ये 5 रेजोनेटर मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। पहला रेजोनेटर आपका डायफ्राम है। जितने गुलकार हैं, फनकार हैं, अदाकार हैं, वो यहां से बात करते हैं, उनकी आवाज यहां से निकलती है, लिहाजा आवाज ऐसी हो जाती है। राहत काज़मी साहब की आवाज होती है। ये आवाज कभी भी गला नहीं बैठाएगी, आप घंटों ये डायलॉग बोले। कैसे निकालें वो आवाज को? यहां से। तो आप इसकी बाकायदा प्रैक्टिस होगी और ये बहुत आसानी से वोकल ट्रेनिंग सेशन नेट पे मिल जाएंगे, वहां से कर सकते हैं। इसको कहते हैं वोकल, इसको डायफ्राम जो रेजोनेटर उसका इस्तेमाल करें। देखिए मैं अपना नाम लेता हूँ, वजाहत, यहां से निकली। ये दूसरा डायफ्राम जो है मेरे चेस्ट का है, यहां से आवाज ऐसी होगी, लेकिन यहां से आवाज थोड़ी बदल जाएगी। अब ये मेरे चेस्ट से आ रही, तो बाकायदा मेरा रेजोनेटर यहाँ से मूव करता है, मुझे लगता है यहाँ पे आवाज कुछ है, यहाँ पे आवाज कुछ और है। इससे ऊपर जो तीसरी है वो यहाँ की आवाज है, और वो जब मैं बोलूंगा तो आपको वाज़ेह लगेगा कि मैं अब तीसरे रेजोनेटर पे हूँ। चौथा रेजोनेटर यहाँ पे है, और ये रेजोनेटर जब अक्सर लोग इसमें बात कर रहे होते हैं तो ये यहाँ से रेजोनेटर नॉइजी आवाज आ रही है। इसके ऊपर जो है रेजोनेटर, उसके लिए मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा मोहतात हो के आप सुनिएगा, क्योंकि बहुत शार्प आवाज है और बहुत। अगर ये पांचों आवाजें आ जाए तो जरा सा अच्छा होगा। मेरे मुलाजिम साहब यहाँ से मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, और यहाँ से मेरी आवाज इस तरह की है, यहाँ से आवाज पर जिस तरह यहाँ से आवाज हो जाएगी, चुपती हुई आवाज है। ये संडे को अक्सर जब किसी को सासमा डांट रही होती है और बहू नहीं उठ रही होती, कमबख्त कूद जा, तो वहां से निकलती है। अल्लाह माफ करे, मैं अल्लाह रिश्तों को संभाल के रखे। अगर मैं आपको इसी दो को मैं उमन ये जुमला पहले कह देता हूं ताकि तसी हो जाए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हिम्मत ही नहीं है कि उस आवाज के करीब जा सके जो मेरे उस्ताद मोहतरम की है। लेकिन देखिए मैं दो आवाजें मिलाने की कोशिश, दो रेजोनेटर, एक मेरा नोजल रेजोनेटर है और चेस्ट का रेजोनेटर है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरी आवाज किसी एक बहुत मशहूर शख्सियत के करीब जा सकेगी। तजबी तो नहीं दे रहा। निसार तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद, कि संग खिश्त मुक़य्यद है और आज संग आजाद, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें, गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फराक में यूं सुबह शाम करते हैं। मैंने हरगिज किसी की आवाज की कॉपी नहीं की है, मैंने अपने दो रेजोनेटर इस्तेमाल किए, और इनको अगर मैं बदल दूं तो आपको आवाज वाज़ेह तौर पे बदलती हुई नजर आएगी। हो सकता है आपको लगे कि मैं आवाज बदल रहा, मैं आवाज नहीं बदल रहा, मैं अपने रेजोनेटर्स बदल रहा हूं। अच्छा, अब आखिरी एंड की तरफ हमें जाना है, और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा मैसेज जो हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से हो, यूथ के प्लेटफॉर्म से हो, और जो नाजरीन देख रहे हैं उनको आप किस तरह की तरगीब देना चाहेंगे? दो बातें कहना चाहूंगा, और दोनों बातें आपके लिए। एक तो ये कि जब मैंने रेजोनेटर की बात की तो अपने रेजोनेटर को नीचे रखिए, आप जितने रेजोनेटर ऊपर ले जाएंगे रिश्ते उतने ही दब जाएंगे, तो बेहतर है कि आवाज को दबाइए ताकि रिश्ते उभर सकें। एक तो ये, और दूसरी बात जो हमने इतनी गुफ्तगू की है उसके लिए एक पॉइंट देता हूं, याद रखिए बीमारी है जिसम में किसी चीज का बढ़ जाना या किसी चीज का घट जाना। तो इस पर गौर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में कोई खामखा की चीज बढ़ रही है या खामखा की चीज हट रही है, घट रही है, तो फिर वो बीमारी पैदा कर सकती है, तो इससे बचिए। जी ज़मीनुल खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सबसे पहले तो ये कि ये याद रखिए कि हर मसले का हल सिर्फ आपके पास है, ना आपकी सराउंडिंग में है, ना आपके इर्द गिर्द किसी भी और शख्स के पास है। हर मसले का हल आपके अंदर मौजूद है। वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि द यूनिवर्स इज़ इनसाइड यू, सो अनलेस यू रियलाइज़ योर ओन पोटेंशियल यू विल नेवर गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। इस बात को याद रखिएगा, और अपने तक पहुँचने का रास्ता अच्छी ग़िज़ा है, अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी है, अच्छी सोच है, तो बस इस पे काम कीजिए, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर योगी वजाहत साहब, ज़मीना खान साहिबा। नाज़रीन, आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम को, और हमने कोशिश की कि डॉक्टर साहब से वो तमाम टिप्स आप तक पहुँचाएँ और इससे जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जितनी भी गुफ्तगू हुई हमारी, ये 45 मिनट की गुफ्तगू के अंदर हमने इसमें अवेयरनेस देने की कोशिश की। पूरी बात हम मुकम्मल तरीके से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि हम ये सारी चीज़ों को एक साथ आपके साथ शामिल कर सकें। लेकिन कोशिश हमने की कि जितनी जामिया बात और जितनी अच्छे हवाले से, सेहत के हवाले से, जो मेन बीमारी है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करते, और उसके अंदर इन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमारा लिए टाइम निकाला। और जो आप लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगर आप इस प्रोग्राम को बार-बार देखेंगे और उसके बाद जहाँ आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है और आपको शुगर के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस हवाले से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। और यही कहते हैं कि यही इबादत, यही दीन-ओ ईमान के काम है दुनिया में, इंसान के इंसान। और इन सब का मकसद भी यही है कि किसी तरीके से भी हम अपने जो पाकिस्तानी हैं, अपने जो मुसलमान हैं, जो जहाँ भी ये लोग ये इस प्रोग्राम को देख रहे, इससे जितना इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, वही हमारे लिए सदका जारी है। और मेरे प्रोग्राम का आखिरी का एंड ये होता है कि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुँचे, और हमारी बात से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए और हम सब के लिए सदका जारी होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम सातियानी को कि जब आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।